नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर पर अचानक चुप क्यों हो गई भाजपा? जिस मंदिर को लेकर बीजेपी ने, उसके बड़े नेताओं ने बरसों तक, दशकों तक संघर्ष किया सड़कों पर, जिस मंदिर की वजह से सड़क से संसद पहुंची बीजेपी और संसद में पहुंचकर बहुमत हासिल किया, सरकार बनाई, जिस मंदिर से धाक जमाई और देश की राजनीति की धारा बदलने की कोशिश की, आज उसी भव्य रामलला के मंदिर पर क्यों कतरा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? काशी जा रहे हैं, मथुरा की बात हो रही है, मंदिर पर थोड़ा सा बैकफुट पर है और उसकी वजह है जून से शुरू हुए वो घोटाले, जमीन के वो घोटाले जिसमें सबसे पहले जो आग की लपटें थीं, चिंगारी थी, उसके बीच में चंपत राय थे, आरएसएस के बड़े नेता जो मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पर आरोप लगे। आरोप ये भी लगे कि 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में कैसे हो गई। और ये सब जब विवाद हुए तो लगा कि मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं साहब, मामला शांत नहीं हो रहा है। देखिए कुछ चेहरे, और इन्हीं चेहरों पर आज मैं बहुत कुछ खुलासे करने वाला हूं, और इन चेहरों के पीछे जो खेल है वो भी आपके सामने रखूंगा। और ये जो राजनीति है मंदिर को लेके क्यों थम रही है और इससे बीजेपी कैसे निकल सकती है, या इसका फायदा विपक्ष को कैसे मिल सकता है, इन्हीं सब पर आज का एपिसोड नंबर 70। पहले कुछ तस्वीरें देखिए, और ये जो तस्वीर है किसी दरोगा, सिपाही, तहसीलदार की नहीं है। ये जो पहली तस्वीर है ये कमिश्नर साहब की है, और ये कमिश्नर बंबई के नहीं हैं, चेन्नई के नहीं हैं, ये कमिश्नर हैं अयोध्या के, MP अग्रवाल। और ये जो तस्वीर है साहब, ये अनुज झा है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम रहे अयोध्या के। ये तस्वीर देखिए, दीपक कुमार, DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एक बड़ा वर्दीधारी अफसर। इंद्र प्रताप तिवारी इन साहब का नाम है। ये नेता हैं, MLA हैं, विधायक, और बीजेपी से और अयोध्या से। अब इन लोगों ने क्या किया इस पर भी हम आएंगे। और योगी सरकार क्यों अब कतरा रही है, घबरा रही है? मोदी तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, अमित शाह की भी माथे पर बल, और आरएसएस के जो प्रमुख हैं, सरसंघचालक मोहन भागवत, वहां तक भी मामला पहुंचा है। और इस मामले को लेकर ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये जो घपला सामने आएगा या आया, कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू करी थी सोमनाथ से अयोध्या तक और बीच में गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो भी बहुत मायूस हैं कि उनकी वो जो मेहनत थी, वो जो जेल जाना था, मुकदमा झेलना था, किस तरह उस संघर्ष का लाभ लोग ले रहे हैं, अधिकारी ले रहे हैं, नेता ले रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे आज प्रमुखता के साथ। अब साहब, एक तरफ तो जब
राम मंदिर निर्माण के लिए आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बीजेपी ने गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे गरीब लोगों से, दलितों से, पिछड़ों से, सवर्णों से, समाज के हर तबके से कहा कि साहब चंदा दीजिए। और मेरी जानकारी में कई मेरे रिश्तेदार, नातेदार और कुछ ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से बहुत प्रबल नहीं हैं, सबल नहीं हैं, किसी ने 150 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये दिए। और लोगों ने सोचा कि भाई चंदा है, मंदिर बनेगा, इतिहास रचा जाएगा, कहीं हमारा नाम होगा इसमें। तो एक तरफ तो गरीबों से, आम नागरिकों से चंदा लिया जा रहा है और दूसरी तरफ चंदा देने की जगह जो वहाँ बड़े अधिकारी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो ज़मीन के सौदे कर रहे हैं। और ये सौदे 6 महीने पुराने नहीं हैं। उन सौदों के बाद, जून के उन सौदों के खुलासों के बाद एक नई किस्त जुड़ गई है और ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लोग जेब गर्म कर रहे हैं। अब ये महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, ये साहब देखिए, महर्षि महेश योगी साहब, उनका ये ट्रस्ट था और 1990 में योगी साहब ने वहाँ पर रामायण का विद्यापीठ बनाने का एक संकल्प लिया। अच्छा संकल्प था, रामायण के नाम पर, राम की रामायण। और फिर मंदिर से 5 किलोमीटर की परिधि में, रेडियस में 5 किलोमीटर्स, एक बहुत बड़ा लैंड का चंक महर्षि ट्रस्ट ने खरीदा। अब उत्तर प्रदेश में साहब एक कानून है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये कानून है यूपी रेवेन्यू बोर्ड का, राजस्व नियमावली, और ये कहती है कि दलित के लैंड को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी दलित, एक गरीब, ये जब अपनी ज़मीन, खेत बेचेगा तो डीएम को क्लियरेंस देनी पड़ेगी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो जिलाधिकारी, वो देखेगा कि कहीं इस गरीब दलित किसान के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई सूदखोर, कोई ठग तो नहीं रहा है। तो कौन चेक करेगा? डीएम चेक करेंगे। अब ये जो मामला है, ये दलितों से ज़मीन खरीदी गई गैर कानूनी तरीके से, और ये जो डीएम साहब हैं, इनको जब पता लगा कि दलितों की ज़मीन गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने खरीदी है, कुछ रसूखदार लोगों ने खरीदी है, और जब एक दलित भाई ने शिकायत करी झा साहब से, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो झा साहब ने कहा कि भाई जांच होगी, मुकदमा दर्ज होगा, आपको हम ज़मीन वापस दिलाएंगे। लेकिन योगी के रामराज में हुआ क्या? यही झा जो एक तरफ जांच कर रहे थे, और झा के बॉस अग्रवाल साहब जो उस जांच पर, फाइल पर दस्तखत कर रहे थे कि दलितों की ज़मीन वापस हो जाए, उनको, दलितों को इंसाफ मिले, इन्हीं अग्रवाल साहब, इन्हीं झा साहब, यानी डीएम और कमिश्नर ने, इन्हीं के रिश्तेदारों ने, कोई बहनोई ने, कोई साले साहब ने, ससुर साहब ने, औने पौने दाम पर वही ज़मीन खरीद ली। यानी जो जांच कर आ रहे थे, उन्होंने ही उस ज़मीन के सौदे कर लिए, उनके रिश्तेदार। तो ये है आंख खोलने वाला एक ऐसा घपला जिससे घबरा गए हैं योगी आदित्यनाथ, जिससे घबरा गए हैं अमित शाह, जिससे घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी कि चुनाव में कहीं ये मसला बड़ा और खड़ा ना हो जाए। अब साहब, ये जो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के विधायक थे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, सरकार के आला अफसर थे, और वहीं अयोध्या में बैठे हुए थे, इनको लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ साहब, हमने फैसला हिंदुओं के हक में दिया है
और वहाँ मंदिर बनेगा। और मोदी जी ने कहा कि साहब हम एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाएंगे। तो ये जो अधिकारी थे अयोध्या में बैठे हुए और जो नेता थे बीजेपी के, इनको लगा कि अब तो ज़मीन के दाम बढ़ने वाले हैं। ये तो मुंबई से महंगी ज़मीन होगी, ये तो दिल्ली के कनॉट प्लेस से महंगी ज़मीन होगी, ये तो नोएडा के अट्टा मार्केट से भी महंगी ज़मीन हो जाएगी आने वाले समय में। और इन्होंने फिर वही महर्षि ट्रस्ट से अपने नाम नहीं, अपने ससुर के नाम से, अपने बहनोई के नाम से, अपनी पत्नी के किसी रिश्तेदार के नाम से ज़मीनों को लेना शुरू किया। अब जैसे MP अग्रवाल हैं, इनके ससुर हैं और बहनोई साहब हैं, इन्होंने 2530 और 1260 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीदी दिसंबर 10, 2020 में। इसी तरह से 1 अक्टूबर 2020 को DM अनुज कुमार झा, इन्होंने जब जांच कराई तो इनके भी पिताजी ने भी वहाँ ज़मीन खरीद ली। चीफ रेवेन्यू अफसर पुरुषोत्तम दास गुप्ता, चीफ रेवेन्यू अफसर, जी हाँ, इन पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और पुरुषोत्तम दास गुप्ता, इनके भी रिश्तेदारों ने वहाँ ज़मीन खरीद ली। इंतहा तब हुई जब DIG साहब, IPS ऑफिसर दीपक कुमार, आरोप इन पर भी लगा। और आरोप ये लगा कि इनको जो निगरानी करनी चाहिए थी, इनके भी नातेदार रिश्तेदारों ने वहाँ ज़मीन ली। और जब ज़मीनें अधिकारी ले रहे थे, DM ले रहे थे, IAS अधिकारी ले रहे थे, IPS अधिकारी ले रहे थे, तो फिर नेता नगरी कैसे पीछे रहती। अभी तक जो प्रमाण हैं वो ये है कि जो विधायक हैं खब्बू तिवारी, इन्होंने ज़मीन ली है। लेकिन और कई ऐसे नेता हैं और कई ऐसे RSS से जुड़े लोग हैं जिन्होंने मंदिर के नाम जेब गर्म करने की कोशिश करी और मन पसंद जगह प्लॉट लिए। और उसमें उल्लंघन ये हुआ है कि ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं वो दलितों की ली गई, जो गैर कानूनी। अब योगी आदित्यनाथ ने मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए एक जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली में भी बैठक हुई और नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन घुमाया प्रधानमंत्री ने। लेकिन साहब मुख्यमंत्री कार्यालय करता तो क्या करता, जब उसी के अधिकारी शामिल थे और पसंदीदा अधिकारी, जिनको योगी जी DM बना रहे थे, जिनको योगी जी कमिश्नर बना रहे थे, जिनको DIG बना रहे थे, किसी को CO बना रहे थे, किसी को चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बना रहे थे, उन्होंने ही कहीं ना कहीं सरकार की साख पर बट्टा लगा। अब सब पहले तो बीजेपी मानने को ही तैयार नहीं थी, सरकार मानने को ही तैयार नहीं थी कि कोई घपला हुआ है। चंपत राय ने भी कहा कि नहीं साहब, कोई घपला नहीं हुआ है, हमने मार्केट के दाम पे ज़मीन खरीदी है। और ऐसा होता रहता है, 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ की हो जाती है, ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग है। लेकिन हमें तो साहब ज़मीन खरीदनी है, लेकिन हमने कोई पैसा नहीं लिया। और जांच भी हो गई। लेकिन विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता ने इस मामले को खोला अयोध्या में। उसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उठाया था 6 महीने पहले। और इस बार इंडियन एक्सप्रेस के 2 रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले की और पोल खोली, फाइलें और खंगाली गई रजिस्ट्री ऑफिस में, और पता लगा कि भाई इस तरह से बहुत सी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। अब कायदे से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिस सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का फैसला दिया था, उसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच होनी चाहिए CBI की। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी नाराज़ हैं, अखिलेश यादव वो भी नाराज़ हैं, मायावती भी नाराज़ हैं, पूरा विपक्ष नाराज़ है। राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। अब सब लोग कहते हैं कि एक तैयारी ये थी कि योगी जी को अयोध्या से लड़ाया जाए। जैसे वाराणसी जो हिंदुओं का प्रतीक है, वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी, वो उनकी कंस्टिट्यूंसी है। तो ये एक संघ में और बीजेपी में एक सोच थी कि योगी आदित्यनाथ को इस बार 2022 में अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए और पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया जाए।
एक धार्मिक माहौल, एक भगवा माहौल बने कि एक मठाधीश, एक महंत मुख्यमंत्री वो अयोध्या से लड़ रहा है, राम लला के मंदिर के छाया तले वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन साहब हुआ क्या कि अब ये बीच में ये तलवार लटक आई घोटाले की अयोध्या में। तो अब जाएं तो जाएं कैसे? मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि साहब मोदी जी को भी जाना था, एक भव्य रैली करनी थी वहाँ फैज़ाबाद में, अयोध्या में। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो सूची आई है प्रधानमंत्री ऑफिस से, उसमें कहा गया कि 4 जनवरी को मोदी जी मेरठ जा रहे हैं, 8 जनवरी को काशी जा रहे हैं और 9 या 10 जनवरी को लखनऊ जा रहे हैं। तो मोदी जी पसोपेश में हैं कि इतना बड़ा मंदिर निर्माण का हमने एक फ़ैसला लिया और हुआ, और उसके बाद अब अयोध्या इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जैसे ही वो जाएंगे तो लोग, विपक्ष जो है घेरेगा कि आपके डीएम, आपके डीआईजी, आपके कमिश्नर, आपके एमएलए, इन सब ने तो साहब वहाँ प्रॉपर्टी का धंधा किया मंदिर की भूमि के नाम पर, या मंदिर के चारों तरफ जो ज़मीनें थीं, और यहाँ तक कि दलितों को नहीं छोड़ा। अब ये जो सवाल होंगे, इससे हिंदुत्व पर भी असर होगा, और संघ भी नाराज़ है, साधु संत समाज भी नाराज़ है। तो उस नाराज़गी से बचने के लिए अब चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, अयोध्या से बाईपास होकर कोई गोरखपुर जा रहा है, कोई आजमगढ़ जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। अब इसका असर चुनाव में ये होगा कि मोदी अब काशी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पर फोकस कर रहे हैं, और अयोध्या जिस मुद्दे को सामने रखना चाहिए था, उस मुद्दे से थोड़ा थोड़ा बैकफुट पर बीजेपी जा रही, जिससे नाराज़गी जो सीनियर लीडर हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, या अरुण शौरी हैं, या लाल कृष्ण आडवाणी हैं, जो भले बोलते कुछ नहीं हैं लेकिन सुगबुगाहट है, और बीजेपी ऐसा लगता है कि मझधार में फंस गई मंदिर को लेकर। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। लेकिन जो कागजात मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, वो कागजात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। अब साहब ये जो पूरा मामला है ज़मीन घोटाले का अयोध्या में, राम मंदिर परिसर के इर्द गिर्द, ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, द एंड नहीं है, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि खबर, कहानी तो अब शुरू हुई है। और मुझे पता लगा है कि कुछ बहुत बड़े नेता, ताकतवर नेता, उनके भी रिश्तेदार, उन पर भी आरोप है। लेकिन उनके नाम मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जब तक साक्ष्य पूरा ना आ जाए, वो रजिस्ट्री के दस्तावेज मेरे सामने ना आ जाएं, तब तक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा इंतज़ार करें उसके लिए। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि अभी तक 15 ऑफिशियल्स, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए इस घपले में, जिसकी जांच हो रही है। और भी क्या अधिकारी थे लखनऊ में बैठे हुए जिनकी नज़दीकियां मुख्यमंत्री से हैं, या वो अधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं जो बीजेपी के नेतृत्व से जिनकी नज़दीकियां, उनके रिश्तेदारों ने भी क्या ये ज़मीन खरीदी, ये हमें पड़ताल करनी होगी। तो मैं इन सारे खुलासों के साथ जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, और क्योंकि चुनाव का समय, इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि कहीं अनायास कोई ऐसा नाम ना आ जाए जहाँ पर आपके पास साक्ष्य नहीं है, कि दूसरा आदमी कहे कि भाई जानबूझ के। तो लेट द एविडेंस कम, लेट मोर एविडेंस कम, और साक्ष्य आने दीजिए। और अयोध्या में कुछ मेरे पत्रकार मित्र हैं जो जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि जैसे ही इसकी नई किस्त आती है और भी कुछ नामों की, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, और इसका राजनीतिक असर क्या होगा, चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। सिर्फ एक गुजारिश आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़, और इसको शेयर करिए, ये बात दूसरों तक भी जाए। और अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, कहीं आपको लगता है कि तथ्य सही नहीं रखे मैंने, या कहानी को या खबर को सही तरह समझा नहीं पाया, तो
कमेंट में ज़रूर बताइए। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।